तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? तो ये बहुत ही आसान और शुरुआती प्रश्न है भारत के संवैधानिक विकास का। तो उत्तर हो जाएगा 1773 में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट या हिंदी में नियामक अधिनियम पारित किया था। तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम 1773 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1853 के चार्टर अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम या 1950 के भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत। तो सही उत्तर है, भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। दोस्तों, याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था कब? ऑप्शन है 1793 में, 1803 में, 1813 या 1833 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 1813, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। हालांकि उसके चीन के व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार चलता रहा। तो याद रखिएगा दोस्तों, चीन और चाय के व्यापार के अलावा भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853 या चार्टर एक्ट 1833। तो सही उत्तर चार्टर एक्ट 1853। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय में साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS को आयोजित कराने के लिए सहमत हुई थी? ऑप्शन है 1922, 1923, 1924 या 1925। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1922, ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिएगा कि वर्ष 1922 से इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आयोजित होने लगी। इसके पहले यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? आपको बताना है। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813 या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आपको याद रखना होगा, ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो ये अधिनियम कौन सा था जिसके अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो उत्तर है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडलों के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? 1909, 1861, 1867 या 1892 के अधिनियम द्वारा? तो सही उत्तर 1892। दोस्तों आप जान लीजिए, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन या परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1861, 1851, 1871 या 1881। तो सही उत्तर 1861 ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की गई थी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है। याद रखिएगा दोस्तों, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत इनकी स्थापना 1862 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, मार्ले घोषणा के नाम से, मिंटो घोषणा के नाम से या चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से? तो सही उत्तर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है। लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले या सर लियोनेल कार्टिस को? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लियोनेल कार्टिस, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सर लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उसके द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने थे। तो याद रखिएगा, लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली या डायरार्की किसके या किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? ऑप्शन है 1892, 1909, 1919 या 1935। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1919 के जो है अधिनियम के अंतर्गत। याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? सामाजिक सुधार से, शैक्षिक सुधार से, पुलिस प्रशासन में सुधार से या संवैधानिक सुधार से? तो उत्तर है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रोलेट कमीशन या साइमन कमीशन? तो सही उत्तर साइमन कमीशन, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, साइमन आयोग रिपोर्ट जो है वो गोलमेज सम्मेलन और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र पर, ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी क्या? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना या जिम्मेदार केंद्रीय सरकार? तो सही उत्तर प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों की द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्ति हुई थी।
अगला प्रश्न है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, या इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थीं। तो सही उत्तर है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। दोस्तों 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी या दासता का अधिकार पत्र कहा था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपालों को। तो सही उत्तर गवर्नर जनरल को, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो संघ स्थापित किया जाना था, उसमें जो स्थापित संघ था अवशिष्ट शक्तियां वो गवर्नर जनरल के पास थीं। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियंत्रण परिषद की स्थापना। देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट का भारतीय अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा। और आप देखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश, बसने और कार्य करने की अनुमति ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। तो ये आपके महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं और अधिनियम से मिलान हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है ये पिट्स के भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम 1773 के अधिनियम के माध्यम से, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 में और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा की गई। तो उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। आप देखिए, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। तो यहाँ पे ये आपका सही नहीं है। और दूसरा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो ऑप्शन बी केवल 2 आपका सही है। दोस्तों याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय और चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया। कथन एक सही नहीं है। तो ये 1853 नहीं बल्कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया था। लेकिन दूसरा कथन जो है
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत की सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन या ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया। तो इस तरह कथन 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन या डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर विकल्प जो दिए गए हैं उनके आधार पर आपको उत्तर बताना है। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, सही नहीं है। 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, ये भी सही नहीं है। 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, ये भी सही नहीं है। और प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन, तो ऑप्शन डी आपका सही है। दोस्तों, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, आप देख सकते हैं, कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही थी। तो ये देखिए, एकात्मक और केंद्रीय ही रही थी। और कारण है कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। तो इसको आप समझिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रशासन के विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। केंद्रीय सूची में 47 विषय शामिल थे, राज्य सूची में 50 विषय शामिल थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल को ये अधिकार था कि वो केंद्रीय सूची के विषय को राज्य के महत्व का घोषित कर सकता था या राज्य परिषदों को उस पर कानून बनाने का अधिकार सौंप सकता था या राज्य सूची के विषय पर केंद्रीय विधानमंडल को विधि निर्माण का जो है अधिकार दे दे। तो फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1919 में शक्तियों का ये विभाजन संघात्मक व्यवस्था का एक रूप है। तो ये जो कथन है ये सही नहीं है, कारण आपका सही है। तो सही उत्तर कथन गलत, कारण सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। आप यहाँ देखिए, कथन है द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन था, बिल्कुल सही है। कारण है प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था, ये भी सही है। तो सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो प्रांतीय प्रशासन में आया था वो था प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की गई थी। और इसके अंतर्गत किया ये गया कि प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक विषय आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के सदस्यों को सौंपकर उत्तरदायी शासन का बोध कराने का प्रयत्न किया गया और इस अधिनियम की प्रस्तावना में प्रांतों को उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाने पर बल देने की बात कही गई थी। तो इस तरह से कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में क्या चीज़ें शामिल थीं? ऑप्शन देखिए, एक संघ का प्रावधान, दूसरा है प्रांतों को स्वायत्तता देना, 3 है प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना और चौथा है केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। तो इसमें से क्या क्या विशेषताएं भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शामिल थीं आपको बताना है। तो एक संघ का प्रावधान और प्रांतों को स्वायत्तता देना, 1 और 2 आपके सही हैं। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 में सबसे पहले भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और कुछ भारतीय रियासतों को जो संघ में शामिल होना चाहती थी उनसे मिलाकर बनाया जाना था। हालांकि रियासतों की अनिच्छा थी, उनका मन नहीं था, इसलिए ये संघ कभी बन तो नहीं पाया। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं, कूट के आधार पर बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थीं।
देखिए यहाँ पर पहला है गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, बिल्कुल सही है। दूसरा है गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये भी सही है। और तीसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये सही नहीं है। तो इन कथनों में कथन 1 और 2 आपके सही हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संबंध में। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था बहुत बड़ा अधिनियम था। इसके द्वारा जो मूल बातें की गई थी उसमें 1935 के द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन यानी ऑटोनॉमी मिल गया और आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में जो भेद था, अंतर था, वो समाप्त हो गया था। गवर्नरों को आरक्षित और बचाव की संख्या के अधीन व्यक्तिगत निर्णय और विवेकाधीन शक्तियां प्रयोग करने का अधिकार दिया गया और साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, भारतीय मुसलमान, इन सबको अलग अलग प्रतिनिधित्व मिला। तो केवल कथन 1 और 2 ही सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको सही कोड का चयन करना है कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, बिल्कुल सही है। एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, ये भी सही है। और तीसरा केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो ये बिल्कुल तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 का जो अधिनियम था उसमें जो कुछ प्रावधान किए गए थे, पहला था संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा था केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तीसरा था प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की व्यवस्था, चौथा प्रांतीय शासन व्यवस्था, पांचवा था प्रांतीय विधानमंडल, छठा था केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, सातवां था फेडरल न्यायालय की स्थापना। और आप देख लीजिए कि ये तीनों ही कथन आपके 1935 के शासन अधिनियम के अंतर्गत शामिल थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त या लागू किया गया था। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा आप जान लीजिए। दोस्तों संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवृत्त किया गया और इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। ऑप्शन है रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन बी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय विधानसभा के कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। तो देखिए 1926, 1937 और 1945। तो याद रखिएगा 1926 और 1945, यानी ए और सी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव 1923, 1926, 1930, 1934 और 1945 में हुए थे। वर्ष 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ और 1935 के अधिनियम जो है उसका संघीय प्रावधान लागू नहीं किया गया था। तो याद रखिएगा केंद्रीय विधानसभा के जो 1926 और देखिए 1945 के चुनाव थे ये 1919 के अधिनियम के अंतर्गत हुए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार या भारत सरकार का कार्य संचालन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को 1950 के भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के रूप में शामिल किया गया। आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां भर कहा है क्योंकि इनको न्यायिक शक्ति नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो सही उत्तर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये संसद द्वारा पारित किया गया था, भारतीय संसद द्वारा, न कि ब्रिटिश शासनकाल में। दोस्तों भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था। ये सभी कानून ब्रिटिश शासन में संवैधानिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जबकि 1955 का जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम था ये भारत के संसद द्वारा पारित किया गया था। इसलिए आप जान लीजिए कि ये जो कथन ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों का उपयोग अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी और रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न संविधान सभा से है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1935 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। और आप जान लीजिए कि विकल्प में यदि स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में होता तो विकल्प सही होता, क्योंकि वर्ष 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले की थी। तो स्वराज पार्टी ने 1935 में यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए कि स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में जहाँ दिया हो तो आपका विकल्प यही सही होगा, क्योंकि सबसे पहले 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले की थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया उसका गठन किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, महारानी की घोषणा के अंतर्गत या कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो सही उत्तर ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था।
अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 11 लाख व्यक्ति या 12 लाख व्यक्ति? तो सही उत्तर 10 लाख व्यक्ति प्रति प्रतिनिधि। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के आधार पर स्थान दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था, या संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये तिथि आपको याद रखनी चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या BR अम्बेडकर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? सर अब्दुल रहीम, GV मावलंकर, अनंत शयनम आयंगर या विट्ठल भाई पटेल ने? तो ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा GV मावलंकर, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद GV मावलंकर ने संभाला था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है आपको बताना है। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। और चौथा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो इसमें से केवल एक कथन सही है, वो है ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए थे और कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भारत के प्रांतीय सभाओं द्वारा चुने गए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल ऑप्शन ए आपका सही है। अब आते हैं दोस्तों, देखिए अंतरिम सरकार के गठन 1946 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में या अक्टूबर 1946 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सितंबर 1946, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? आपको बताना है। रक्षा, वैदेशिक मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य और कृषि या कोई भी नहीं? तो सही उत्तर खाद्य और कृषि। दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? आपको बताना है। बलदेव सिंह, TT चुंद्रीगर, आसफ अली या अब्दुल रब निस्तर?
तो सही उत्तर आसफ अली। दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया तब लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया था? विदेश, गृह, वित्त या रक्षा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वित्त विभाग, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ष 1946 में लॉर्ड बेवेल के बहुत कुछ कहने सुनने पर अंतरिम जो लीग थी, मुस्लिम लीग, अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हुई। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर या B.R. अम्बेडकर? तो सही उत्तर B.R. अम्बेडकर। दोस्तों याद रखिएगा कि बंगाल में A.K. फजलुल हक जो है यहाँ पर नहीं, 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, आप जान लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह और अली जहीर इसमें शामिल सदस्य थे, जबकि B.R. अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब या बिहार में? तो सही उत्तर बंगाल में। दोस्तों याद रखिएगा, बंगाल में A.K. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार ने वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे के लिए निर्धारित किया था? ऑप्शन है 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 या 16 अगस्त 1946? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, 16 अगस्त 1946 को। दोस्तों याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस के लिए निश्चित की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई यूके में किस एक पार्टी की सत्ता थी? आपको बताना है। ऑप्शन है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी? तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेबर पार्टी। दोस्तों याद रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? या भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, हैरोल्ड मैकमिलन या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था और भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ था? आपको तिथि बताना है। तो आप जानते हैं जुलाई 18, 1947 को। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मार्लेमेंटो सुधार, माउंटबेटन योजना या वेवेल योजना? तो सही उत्तर माउंटबेटन योजना, याद रखिएगा ऑप्शन सी। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी?
4 जून 1947 को, 10 जून 1947 को, 3 जुलाई 1947 या 3 जुलाई 1947 या 3 जून 1947 को। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 3 जून 1947 को। दोस्तों, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन प्लान की घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई थी, क्यों? ऑप्शन है उन्हें तब 2 राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था, दूसरा है इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी, तीसरा है वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, या चौथा भारत स्वाधीनता प्राप्त कर लेने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से क्यों तैयार हुई थी? तो उत्तर है वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। याद रखिएगा, कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुई थी कि वो बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, ऑप्शन है स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू और जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, या सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। दोस्तों, गांधी जी का सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सकेगा। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेडक्लिफ समिति का गठन किस लिए किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। दोस्तों, याद कर लीजिए कि रेडक्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, वो रेडक्लिफ समिति द्वारा निर्धारित की गई थी और इसीलिए जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा के निर्धारण के लिए रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर आचार्य जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? ऑप्शन देखिए, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, संविधान सभा, अंतरिम सरकार या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ने। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संविधान सभा, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन किसने गाया था? ऑप्शन है रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचेता कृपलानी या एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने। तो सही उत्तर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने गाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप जानते हैं सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी।
दोस्तों याद रखिएगा, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री कौन थे? MC सीतलवाड़, BR अम्बेडकर, कैलाश नाथ काटजू या रफ़ी अहमद किदवई? तो सही उत्तर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी शामिल नहीं हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो सही उत्तर महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी तत्कालीन बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे, इसलिए वो स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल नहीं हुए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन है क्योंकि ये एक शुभ दिन था, ऑप्शन बी है कि इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस के दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, BR अम्बेडकर या वल्लभ भाई पटेल? तो सही उत्तर सरदार पटेल के नेतृत्व में। दोस्तों रियासतों के विलयीकरण का जो कार्य था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। दोस्तों याद रखिएगा कि 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? W चर्चिल के मस्तिष्क का, MA जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का या VP मेनन के मस्तिष्क का? तो सही उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, ऑप्शन सी। दोस्तों याद कर लीजिए कि 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा व्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों भारत के विभाजन के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, वे 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता कहीं भी शामिल नहीं हुआ था? तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए, महात्मा गांधी। और क्यों? तो महात्मा गांधी अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे, इसलिए वो स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहीं शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने या वायसराय ने? तो सही उत्तर है दोस्तों, पहले अवसर पर अगर आप देखेंगे तो गवर्नर जनरल हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ये कथन किसका है? बिपिन चंद्र, आर कोपलैंड, आर.सी. मजूमदार या पी.ई. रॉबर्ट्स? तो सही उत्तर है आर कोपलैंड का। दोस्तों याद रखिएगा, आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी राज की संतति थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ऑप्शन है के.एम. पडिक्कर, एन श्रीनिवास, रजनी कोठारी या योगेंद्र सिंह? तो सही उत्तर के.एम. पडिक्कर। दोस्तों याद रखिएगा, ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर एम पडिक्कर ने कहा था कि ब्रिटिश राज की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था? देखिए, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज खष्टम, राजा एडवर्ड सप्तम या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर जॉर्ज खष्टम। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज षष्ठम था। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, सही है। और कारण है अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आप जान लीजिए कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। क्रिप्स के हाउस ऑफ कॉमन्स ने कहा था कि यह एक विकल्प था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रहना, जिसका कि निश्चय ही इस देश ब्रिटेन के लोग अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही जनशक्ति की कमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए, आप यहाँ पर कथन है स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, तो ये गलत है। और कारण है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी, तो ये सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए गलत किंतु आर सही है। कैसे? तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ था। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ब्रिटिश शासक द्वारा ही की गई थी। तो कथन ए गलत, लेकिन कारण आर सही है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देखिए, कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि ए आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था। कारण है कि यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, तो ये सही नहीं है। ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था, इसलिए नहीं कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, बल्कि इसलिए कि सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरों से निपटने का यही एकमात्र विकल्प था। तो ए सही किंतु आर गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन कूट के आधार पर आपको बताना है कि किसने जो है लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है आपको बताना है कि प्रतिनिधित्व किया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने, यानी 2 और 3 आपके सही विकल्प हो जाएंगे, जो भी विकल्प रहेगा।
दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन समिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल शामिल हुए। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत संविधान सभा, अंतरिम सरकार का गठन तथा भारत का विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। पहला प्रश्न है दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? तो उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। यद्यपि कंपनी के व्यापार को अछूता छोड़ दिया गया था और भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यों के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथ में दे दिया गया। और इस एक्ट में यानी 1784 के एक्ट में सभी कानूनों को भारतीय भाषाओं में उचित अनुवाद के साथ मुद्रित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार प्रदान किया गया किस अधिनियम के अंतर्गत? तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या 1773 के नियामक अधिनियम के तहत। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार दिया गया। बंगाल में एक प्रशासन मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष के रूप में और 4 पार्षद नियुक्त किए गए। इस मंडल में बहुमत से निर्णय होते थे, लेकिन मत बराबर होने की अवस्था में गवर्नर जनरल मत का प्रयोग करता था, जो कि निर्णायक होता था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और पहली बार ब्रिटिश मंडल को भारतीय मामलों में नियंत्रण का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, V.A. स्मिथ, H.H. विल्सन, जेम्स मिल और मैकाले में से वह जिसने भारतीय तरीकों में सुधार के लिए कार्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना की थी? तो ये था जेम्स मिल। दोस्तों, भारतीय तरीकों में सुधार के लिए कार्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना जेम्स मिल ने की थी और कार्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों 1793 तक इसको अंतिम रूप दिया और उसे कार्नवालिस कोड के रूप में प्रस्तुत किया। और ये सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था और उसने कर तथा न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसन, क्लेवरिंग, वारवेल तथा फ्रांसिस में से वह जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य नहीं था? तो ये था फ्रांसिस। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के परिषद में फ्रांसिस सदस्य के रूप में नहीं था। और आप जान लीजिए, वारेन हेस्टिंग्स की कार्यकारी परिषद के अन्य सदस्यों में फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल थे। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे? तो सर एलिजा इम्पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि
दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल को परामर्श के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी किस अधिनियम के तहत? तो आप जान लीजिए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल को परामर्श के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है 1757, 1813, 1833 और 1854 में से ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया था कब? तो उत्तर है 1813 में। दोस्तों 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के व्यापार और चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार चलता रहा। और इस चार्टर कानून ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दी। इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई और इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार में पहला कदम माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसका चीन के व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार चलता रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो याद रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि ये दोस्तों अगर देखा जाए तो ये 1813 का चार्टर अधिनियम होगा। 1813 का चार्टर एक्ट आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, यद्यपि चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें ये हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को पूर्णतः 1833 में खोया था। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया और सबसे पहले मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिली थी किस अधिनियम के द्वारा? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा दोस्तों भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति मिली थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक लेन देन और राजस्व खाते भिन्न भिन्न रखने का प्रावधान किया गया था किसके तहत? तो ये 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक लेन देन और राजस्व खाते भिन्न भिन्न रखने का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की परिषद में सबसे पहले विधि सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो लॉर्ड मैकाले को। और दोस्तों आप जान लीजिए 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया और सबसे पहले मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? तो ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दासता यानी स्लेवरी को समाप्त करने की आज्ञा दी गई किसके तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। दोस्तों 1833 के एक्ट के द्वारा दासता को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को दोस्तों
भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और एक तरह से देखा जाए कि कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए ही जिम्मेदार रखा गया। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंडियन जो है भारत में जो चार्टर एक्ट 1833 था, उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? तो उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के जो है अधिनियम के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा दी गई। और ये अध्यादेश अधिक से अधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में न्यायालय के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी किस अधिनियम के तहत? तो ये था 1953 का चार्टर एक्ट। दोस्तों देखिए, 1853 के चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, लेकिन धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। तो याद रखिएगा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा न्यायालय या जो नियंत्रण बोर्ड था उसके निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल कब से वायसराय कहा जाने लगा? तो उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। और इसके तहत भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन या ताज का शासन कब पारित किया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। और आप जान लीजिए कि 1858 से जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिविल सेवा विधेयक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कब पास हुआ था? तो ये 1893 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों। ये 1893 में जो है भारतीय सिविल सेवा को बहाली की परीक्षा इंग्लैंड के साथ भारत में भी ये करना सुनिश्चित हुआ। और 2 जून 1893 को सिविल सेवा विधेयक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुआ। इस विधेयक का विरोध लॉर्ड लैंसडाउन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में किया था। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा विधेयक का विरोध हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने किया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन ने। मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई किस अधिनियम के द्वारा? तो आप इसे जानते भी होंगे दोस्तों, 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया था। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड चेम्सफोर्ड में से वह जिसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? तो ये था लॉर्ड मिंटो। दोस्तों, 1909 में मार्ले मिंटो द्वारा घोषित संवैधानिक सुधारों का मूल उद्देश्य फूट डालो और शासन करो था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मार्ले मिंटो ने विभिन्न नीतियों का अनुसरण किया, जैसे राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना, मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़काकर भारतीय एकता को रोकना, और निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा जाति और धार्मिक आधार पर किया गया। मुसलमानों के लिए अलग सुरक्षित सीटें बनाई गई, जहां मुसलमान केवल मुसलमान उम्मीदवार को ही वोट दे सकता था। और इस तरह से वायसराय लॉर्ड मिंटो ने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन या डायरार्की की व्यवस्था की गई?
तो ये 1919 के अधिनियम द्वारा। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सबसे पहले प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनिल कर्टिस था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर कब लागू किया गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना कब की गई? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। दोस्तों, 1919 का जो अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके द्वारा आप जान लीजिए कि भारत में जो है पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके तहत की गई? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। हाई कमिश्नर की नियुक्ति की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो उत्तर है हाई कमिश्नर के नियुक्ति की व्यवस्था दोस्तों ये 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में आरक्षित और हस्तांतरित में किस अधिनियम के द्वारा विभाजित किया गया? तो ये था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इसके द्वारा प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 की गई किस अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। दोस्तों, 1919 के अधिनियम के द्वारा राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई, जिसमें 26 मनोनीत और 34 निर्वाचित सदस्य होते थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया किसके द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। और आप जान लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। और भारत सचिव ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई किसके तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई और द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई किस अधिनियम में? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों ये अखिल भारतीय संघ के स्थापना की व्यवस्था की गई। बर्मा को भारत से अलग किया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। दोस्तों, 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे सर मॉरिस ग्वेयर। दोस्तों, याद रखिएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे और उनके साथ 2 अन्य न्यायाधीश सर शाह मोहम्मद सुलेमान और MR जयकर थे। कोर्ट की पहली बैठक सुनवाई 6 दिसंबर 1937 को नई दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा है? तो 1935 के अधिनियम को। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की और ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1935 का जो शासन अधिनियम था उसको जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था। संविधान सभा की स्थापना किस पर आधारित थी? तो ये कैबिनेट मिशन योजना पर। संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित थी। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी।
कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? तो ये कई बार पूछा गया है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? तो याद रखिएगा 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य थे? तो भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एवी अलेक्जेंडर ये कैबिनेट मिशन के शिष्टमंडल के सदस्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिप्स प्रस्तावों को दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में किसने बताया है? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्तावों को जो है उत्तर दिनांकित चेक या दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि वह अधिनियम जिसमें महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया गया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी गई, तो ये है 1935 का अधिनियम। दोस्तों 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण था और 1935 के अधिनियम जो है ब्रिटिश भारत में लागू किया गया या ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में ये सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था और इस अधिनियम के तहत महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया गया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीटें दी गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। इसमें आपने भारत में संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति थे कौन? तो आप जान लीजिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनको शार्ट में लाल बाल पाल कहा जाता है और ये भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार पृथक होकर एक अलग प्रांत बना था कब? तो वर्ष है 1936 में। दोस्तों 1936 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार पृथक होकर एक अलग प्रांत बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दोस्तों आप जान लीजिए कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई और यहाँ पर गांधी जी के प्रयास से कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। और आप जान लीजिए कि 8 अगस्त 1942 को थोड़े बहुत संशोधनों के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और आप जान लीजिए कि इसका आशय यही था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से भूमिगत आंदोलन जिस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? तो उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन से। दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से भूमिगत आंदोलन जुड़े थे और कई जो है नेताओं ने अपनी गतिविधियों को भूमिगत होकर अंजाम दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के जिस महीने में आरंभ हुआ था? तो वो था अगस्त महीने।
दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था और इसका जो समर्थन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और आप जान लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अगस्त माह में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह जनसभा जिसमें करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो उत्तर है बम्बई की जनसभा में। दोस्तों, बम्बई की जनसभा में महात्मा गांधी ने डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था। तो ये था संवैधानिक प्रगति। और आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि देखिए, इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय संवैधानिक प्रगति था। और 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें ये कहा गया था कि इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग बनेगा और वो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम व्यवहार में कितना सफल रहा है और भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति 10 साल बाद की जानी थी, लेकिन तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पहले ही साइमन आयोग का गठन कर दिया था, जिसका हर जगह भारत में विरोध हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल और महात्मा गांधी में से अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को किसने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए। अंग्रेजों से एशिया छोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कहा था। और आप जान लीजिए, गांधी जी का ये मानना था कि यदि अंग्रेज भारत यानी एशिया में स्थित यह भूमि छोड़ दें तो यहाँ के सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो उत्तर है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। दोस्तों, आप जान लीजिए, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था और 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार करके विभिन्न जेलों में रखे गए थे। इसमें महात्मा गांधी को आगा का पैलेस पूना में और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, पट्टाभी सीतारमैया को अहमदनगर किला में, गोविंद बल्लभ पंत को अहमदनगर किला में और सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खा पैलेस पूना में रखा गया था। एक महत्वपूर्ण कथन है, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था। ये कथन किसका है। तो ये आइंस्टीन का कथन है। दोस्तों, ये कथन आइंस्टीन का है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही ये भरोसा कर पाए कि एक हाड़ मांस का मानव भी इस पृथ्वी पर चला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद तथा जेबी कृपलानी में से भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा किसने की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्तों, आप जान लीजिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलकाता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग जब भारत की राजधानी जो है ये कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी तो लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जान लीजिए कि तीसरा जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, दिल्ली के लिए एक मोड़ साबित हुआ। समारोह के दौरान जॉर्ज पंचम ने ये घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से पुनः दिल्ली लाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा किसने दी थी। तो उत्तर है जो है मार्टिन ग्रीन ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए
कि किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा दी थी? तो मार्टिन ग्रीन ने अपनी पुस्तक वॉइस ऑफ ए न्यू एज रिवॉल्यूशन गांधी में महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। और इस पुस्तक में मार्टिन ग्रीन ने गांधी जी का एक समस्यागत नायक और विवादित हीरो के रूप में वर्णन किया है। रोमारोला फ्रांसीसी लेखक हैं। इन्हें 1915 में साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ था। इन्होंने महात्मा गांधी जीवन और दर्शन नामक पुस्तक लिखी है। और फ्रेडरिक बी फिशर जो है, इनका जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में 1882 में हुआ था। ये एक बिशप के रूप में कलकत्ता में आए और महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर से काफ़ी प्रभावित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में से भारतीय पूंजीपतियों द्वारा समर्थन दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को भारतीय पूंजीपतियों द्वारा समर्थन दिया गया था। अगला है, एक कथन है कि अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है। और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। ये घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और ये घोषणा की कि मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 26 जनवरी 1941 को पठान जियाउद्दीन के वेश में वे घर से बाहर निकल गए और 21 जनवरी 1941 को काबुल पहुँचे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष तथा लाला लाजपत राय में से यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर है लाला लाजपत राय। दोस्तों, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। इसी पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा का पाठ का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण ये था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जिसका कार्यकाल 1916 से 1921 था। और इसी के समय में रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ था और भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग दुर्घटना कब हुई थी? तो तिथि है 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाए गए आयोग का नाम क्या था? तो ये आयोग था हंटर कमीशन। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग में 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर लीपापोती करने का प्रयास किया। पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित किया गया और समिति ने डायर पर दोषों का हल्का बोझ डालते हुए कहा कि डायर ने कर्तव्य को गलत समझते हुए जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया, परंतु जो कुछ किया निष्ठा से किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह घटना जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और आप जान लीजिए दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। गांधी इरविन समझौता के बाद कौन सी घटना घटित हुई थी? ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन।
बस दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि 7 सितंबर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था और गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई। इससे 6 दिन पूर्व ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। तो याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पठान दल, खुदाई खिदमतगार, खाकसार पार्टी और मुस्लिम लीग में से सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम क्या था? तो उस पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार। दोस्तों, खुदाई खिदमतगार ये स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा और इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था। अगला प्रश्न है, उदारपंथ, सामाजिक और धार्मिक सुधार, चरमपंथ और स्त्रियों की शिक्षा में से जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे वो क्या था? तो ये था एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथ। दोस्तों, आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 4 प्रमुख कांग्रेसी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, जो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये 3 लोग जो है लाल बाल पाल के रूप में प्रसिद्ध हैं और 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ और इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया कौन सा ऑपरेशन था? तो ये था ऑपरेशन जीरो आवर। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था कहाँ पर? तो ये बम्बई में। राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि भूमिगत आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे और इस आंदोलन के शुरू होने के पहले ही यानी 9 अगस्त 1942 को तड़के ही कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया था। गिरफ्तारी के विरोध में हर जगह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ। नेता विहीन और संगठन विहीन जनता ने जिस ढंग से भी ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही इस आंदोलन के दौरान बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से संचालन किया गया था। अगला प्रश्न है, सामान्यतया लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बदरुद्दीन तैयब जी, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल में से बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। और आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 से ही निरंतर अभियान चलाया था। 1928 में कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जिसमें वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? तो बारदोली सत्याग्रह था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से 1947 ईस्वी ये गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और इनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति से अपने को जोड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल अस्वीकृत किया गया था। किसके प्रभाव से? तो ये जॉर्ज क्लार्क के प्रभाव से। याद रखिएगा दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल प्रस्तुत किया गया था, जो कि जॉर्ज क्लार्क के प्रभाव से अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश बंधु महत्वपूर्ण है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। देश बंधु का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए और वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन मोड़ा था किस ओर? तो उत्तर है आम जनता की ओर। और आप जानते हैं गांधी जी जनवरी 1915 में, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये सब। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उस समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में फंसी हुई थी और गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी का भारत में सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में चंपारण जिले में किया गया था। इसके बाद गांधी जी विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से भारतीय राजनीति में छा गए और आम जनता को राष्ट्रवाद की तरफ उन्होंने मोड़ा था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और रौलट सत्याग्रह में से महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत की राजनीति में पहला बड़ा प्रयोग था। और आप जान लीजिए, चंपारण में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहरि पारेख और बृज किशोर थे। गांधी जी का ये आंदोलन सफल रहा था और यूरोपीय निलहे किसानों की 25% राशि वापस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्किनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो वो कंजर्वेटिव पार्टी के। दोस्तों आप जान लीजिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्किनहेड इंग्लैंड के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। और 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग की घोषणा की गई। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे और इस आयोग का काम इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत मंत्री लॉर्ड बर्किनहेड जब साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी वो ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था कब? तो 18 फरवरी 1946 को। दोस्तों शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने 18 फरवरी 1946 को विद्रोह किया था। इस आंदोलन का मूल कारण अंग्रेजों की दंभपूर्ण श्रेष्ठता की नीतियां और प्रजाति भेदभाव था। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी, गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में और कैबिनेट मिशन 1946 से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया कब? तो 1912 में। 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इसकी योजना रास बिहारी बोस ने बनाई, जबकि बम फेंकने में वसंत विश्वास और मनमथ विश्वास प्रमुख थे। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत बसंत विश्वास, अमीर चंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था?
तो उत्तर है ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वे युद्ध में भारतवासियों का सहयोग प्राप्त करें। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में कैबिनेट मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए भारत भेजा। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे या सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को। दोस्तों 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस के लिए निश्चित की गई। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की और इस तिथि को दंगे फैलाना और आतंक का माहौल बनाकर ये प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते और इस कार्रवाई में नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके कार्यकारी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो लियाकत अली खां। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के। अगला प्रश्न है माउंटबेटन के जाने के बाद गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे भारत के। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था क्लीमेंट एटली। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत जिसके विरुद्ध थी? तो ये अबाबों और गैर कानूनी करों के विरुद्ध थी। बेबेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? तो शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। दोस्तों शिमला सम्मेलन बुलाया जाना जो है बेबेल योजना का ठोस परिणाम था। और आप जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ में मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था। 6 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया गया और लॉर्ड बेबेल के प्रयास के बाद 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्य सरकार में शामिल हुए थे। भारतीय इतिहास में अगस्त 9, 1942 का दिन जिसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 9 अगस्त 1942 का दिन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई थी किस आंदोलन में? तो खेड़ा के किसान आंदोलन में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1917 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों की मजदूरी में कितनी वृद्धि हुई थी? तो 35%। और देखिए राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू और लाला हरदयाल में से सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन संबद्ध नहीं था? तो लाला हरदयाल। दोस्तों लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से नहीं जुड़े थे। अगला प्रश्न है भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो उत्तर है 3 जून 1947 को। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल, जमनालाल बजाज तथा JRD टाटा में से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का पहला महामंत्री कौन था? तो दीवान चमन लाल दोस्तों अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम महामंत्री थे। अगला प्रश्न है 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी
उसकी नियुक्ति या गठन किसके द्वारा किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।